सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि गाइस आज की इस वीडियो में हम ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने वाले हैं, वो भी डिटेल में। अगर हम क्वेश्चंस को डिटेल में पढ़ते हैं तो हमें एक की जगह कई क्वेश्चंस के आंसर मिल जाते हैं। सो गाइस यहाँ सभी क्वेश्चन के आंसर को आपको अच्छी तरह से याद में रख लेना है क्योंकि सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू। तो आज हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं एक एक पॉइंट्स को। शुरुआत करते हैं आज का हमारे इस जी के स्टडी की। तो सबसे पहला प्रश्न हमारा है कि किस ग्रह को शाम का तारा यानी इवनिंग स्टार कहा जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा शुक्र ग्रह को। शुक्र ग्रह को हम शाम का तारा यानी इवनिंग स्टार कहते हैं। अब गाइस की पॉइंट पे बात कर लेते हैं क्योंकि हमें डिटेल में पढ़ना है ताकि एक से और ज़्यादा क्वेश्चन के आंसर हमें यहीं मिल जाए। तो पहला इसका पॉइंट है कि शाम का तारा यानी इवनिंग स्टार और या संध्या का तारा शुक्र ग्रह को कहा जाता है। शाम का तारा और संध्या का तारा ये जो है वो शुक्र ग्रह को कहते हैं। अब शुक्र ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा भी कहा जाता है, ये भी याद में रख लेना है कि शुक्र ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह भी कहते हैं। ये भी क्वेश्चन का आंसर मिल गया। तीसरा पॉइंट है कि शुक्र ग्रह हमारे सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है। शुक्र ग्रह जो है वो हमारे सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है, ये भी हमें पता हो गया। अब इसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक है इसीलिए ये गर्म है, यानी ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट जो है वो सबसे अधिक है सौर मंडल में शुक्र ग्रह पर, इसलिए शुक्र ग्रह जो है वो सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है। तो ये सभी पॉइंट को याद में रख लेना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका सही जवाब है 5 जून को। हम हर साल 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाते हैं। अब इसे पॉइंट वाइज याद में रख लेते हैं। तो पहला प्रश्न है कि 1972 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में नामित किया था, यानी 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाने का उन्होंने संकल्प लिया था 1972 में। किसने? संयुक्त राष्ट्र महासभा ने। दूसरा पॉइंट है केवल एक पृथ्वी के नारे के तहत पहला जो उत्सव है यानी पहला जो पर्यावरण दिवस है वो 5 जून 1973 में मनाया गया। पहली बार कब मनाया गया विश्व पर्यावरण दिवस? 5 जून 1973 में। क्या था वो नारा? केवल एक पृथ्वी का नारा था। तो ये दोनों पॉइंट याद में रख लेना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा वॉशिंगटन में। विश्व बैंक का जो मुख्यालय है वो स्थित है वॉशिंगटन में। अब इसे पॉइंट के साथ याद में रख लेते हैं। तो पहला पॉइंट है कि विश्व बैंक का मुख्यालय जो है वॉशिंगटन डीसी में है। वॉशिंगटन डीसी कहाँ है? तो वह संयुक्त राज्य अमेरिका में, संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है वॉशिंगटन डीसी, जहाँ पर विश्व बैंक का मुख्यालय है। अब विश्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो वो हुई थी जुलाई 1944 में। जुलाई 1944 में हुई थी विश्व बैंक की स्थापना। अब विश्व बैंक के वर्तमान में 189 सदस्य देश है। विश्व बैंक के वर्तमान में 189 सदस्य देश है। तो ये सभी पॉइंट को याद में रख लेना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जागोई नृत्य किस राज्य का नृत्य रूप है। तो इसका राइट जवाब है मणिपुर। जागोई नृत्य जो है वो मणिपुर राज्य का नृत्य रूप है। अब की पॉइंट पे याद रखते हैं। तो पहला है कि जागोई नृत्य मणिपुर राज्य का एक प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है। जागोई नृत्य जो है एक शास्त्रीय नृत्य है मणिपुर राज्य का। अब इसे मणिपुरी नृत्य के नाम से भी जाना जाता है, ये भी याद रखना है। जागोई नृत्य को हम मणिपुरी नृत्य के नाम से भी जानते हैं। तीसरा पॉइंट है यह मणिपुर के मैतेई समुदाय, ये भी याद में रख लेना है कि जागोई नृत्य या तो फिर मणिपुरी नृत्य दोनों एक ही है। इसे कौन करता है? तो इसे मैतेई समुदाय के द्वारा किया जाता है। एक ये पारंपरिक लोक नृत्य है, मैतेई समुदाय द्वारा किया जाता है जागोई नृत्य। नेक्स्ट प्रश्न है एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा यांगत्सी नदी। एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी जो है वो यांगत्सी नदी है। इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, इसे अच्छी तरह से याद में रख लेना है। यांगत्सी नदी है एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी। अब इसे पॉइंट में याद में रख लेते हैं। यांगत्सी नदी जो है वो एशिया की सबसे लंबी नदी है और सबसे लंबी नदी होने के साथ साथ यह दुनिया की तीसरे सबसे लंबी नदी है। यांगत्सी नदी दुनिया की तीसरी सबसे लंबी नदी है। यांगत्सी नदी जो है वो चीन में बहती है।
तो ये चीन की भी सबसे लंबी नदी हुई। यांगसी नदी एशिया की भी सबसे लंबी नदी है और ये चीन की भी। अब यांगसी नदी की कुल लंबाई है 6300 किलोमीटर। यांगसी नदी की कुल लंबाई है 6300 किलोमीटर। अब यांगसी नदी तिब्बत के पठार में स्थित तंगुला पहाड़ से निकलती है। यांगसी नदी निकलती है तिब्बत के पठार में स्थित तंगुला पहाड़ से निकलती है और यह संगाई में चीन के पूर्व सागर में मिलती है। तंगुला पहाड़ से निकलकर संघाई में चीन की के पूर्वी सागर में ये यांगसी नदी मिलती है। तो ये सभी पॉइंट को याद में रख लेना है। एक क्वेश्चन से हमें कई प्रश्नों के उत्तर मिल जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वेद सबसे पुराना वेद है? तो इसका सही जवाब है ऋग्वेद। ऋग्वेद जो है वो सबसे पुराना वेद है, ऋग्वेद। तो की पॉइंट की बात कर लेते हैं। तो 4 वेद है, हमारे भारत देश का 4 वेद है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, ये 4 वेद है। और इसमें से जो सबसे पुराना वेद है वो है ऋग्वेद। सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद। अब ऋग्वेद की जो रचना है वो 3500 वर्ष पूर्व हुई थी। ऋग्वेद की जो रचना है वो लगभग 35 वर्ष पूर्व हुई थी। अब ऋग्वेद में जो मंत्रों की संख्या है वो है 10,580 और मंडल की संख्या है 10 तथा सूक्त की संख्या है 1028। याद में रख लेना है, मंत्रों की संख्या है 10,580, मंडल की संख्या है 10 और सूक्त की संख्या है 1028। ये सभी पॉइंट को याद में रख लेना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसकी स्मृति में यानी किसकी याद में 13 फरवरी को महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू जी के जन्मदिन के अवसर पर हम राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं। अब की पॉइंट देख लेते हैं। महिला दिवस स्वतंत्रता सेनानी और भारत की पहली महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू। याद रखना है, महिला दिवस जो है वो स्वतंत्रता सेनानी और भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? सरोजिनी नायडू जी के जन्मदिन के अवसर पर हम मनाते हैं, उनकी जयंती पर हम मनाते हैं 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस। अब क्यों मनाते हैं? क्योंकि सरोजिनी नायडू जी का जन्म जो है वो 13 फरवरी 1879 को हैदराबाद में हुआ था। 13 फरवरी 1879 को हैदराबाद में हुआ था। इस वजह से हम 13 फरवरी को महिला दिवस के रूप में मनाते हैं। अब सरोजिनी नायडू को भारत की कोकिला के नाम से भी जाना जाता है। याद में रखना है, भारत की कोकिला के नाम से भी जाना जाता है सरोजिनी नायडू को। तो ये तीनों पॉइंट अच्छी तरह से याद में रख लेना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने न्यूट्रॉन की खोज की थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा जे चैंडविक। जे चैंडविक नामक वैज्ञानिक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी। तो अब की पॉइंट पे बात कर लेते हैं। तो जे चैंडविक ने 1932 में न्यूट्रॉन की खोज की थी। जे चैंडविक नामक वैज्ञानिक ने 1932 यानी 1932 में न्यूट्रॉन की खोज की थी। अब न्यूट्रॉन की खोज के लिए जे चैंडविक को 1935 में भौतिक के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। याद रखना है, न्यूट्रॉन के खोजकर्ता थे जे चैंडविक और जिन्हें 1935 में भौतिकी के लिए नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो इसका सही जवाब है हीराकुंड बांध। भारत का सबसे लंबा बांध है हीराकुंड बांध। अब की पॉइंट पे बात करते हैं कि भारत का सबसे लंबा बांध है हीराकुंड बांध। अब यह हीराकुंड बांध जो है वो उड़ीसा में स्थित है, महानदी पर। हीराकुंड बांध जो है वो महानदी पर स्थित है, जो कि उड़ीसा राज्य में है। अब हीराकुंड बांध की जो कुल लंबाई है वो है 25.8 किलोमीटर। 25.8 किलोमीटर है हीराकुंड बांध की टोटल लंबाई। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, मानव शरीर का कौन सा भाग अंग इंसुलिन बनाता है? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार पूछा गया है पेपर में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा अग्नाशय। मानव शरीर का अग्नाशय भाग जो है वो इंसुलिन बनाता है। की पॉइंट पे बात करते हैं। तो मानव शरीर में इंसुलिन का जो उत्पादन है वो अग्नाशय यानी पैनक्रियाज नामक अंग करता है। अब जो कार्य है, इंसुलिन का जो कार्य है वो रक्त में ग्लूकोज के स्तर को नियंत्रित करना है। याद में रख लेना है, रक्त में जो ग्लूकोज होता है यानी जो शक्कर होता है उसे नियंत्रित करने का काम होता है इंसुलिन का।
और फिर उसे कोशिकाओं में ऊर्जा के लिए भेजना होता है इंसुलिन का कार्य, यानी शक्कर को नियंत्रित करना, फिर उसे कोशिकाओं में ऊर्जा के लिए भेजना होता है इंसुलिन का कार्य। और जिसमें इंसुलिन की कमी होती है उसे डायबिटीज़ रोग जल्दी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कंचनजंगा। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है कंचनजंगा। सो की पॉइंट पे बात करते हैं। तो पहला है कि भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है कंचनजंगा, सबसे ऊंचा पर्वत है कंचनजंगा। फिर यह 8,886 मीटर की ऊंचाई पर है और दुनिया का तीसरा सबसे ऊंचा पर्वत है। याद में रख लेना है, कंचनजंगा विश्व का तीसरा सबसे ऊंचा पर्वत है। पहले पे है माउंट एवरेस्ट, दूसरे पे है माउंट K2 और तीसरे पे है कंचनजंगा। अब कंचनजंगा जो स्थित है वो है भारत और नेपाल की सीमा पर। भारत बोले तो ये सिक्किम राज्य और नेपाल की सीमा पर स्थित है कंचनजंगा पर्वत शिखर। नेक्स्ट, रेल का जनक किसे कहा जाता है? तो इसका सही जवाब है जॉन स्टीफेंसन को। रेल का जनक कहा जाता है जॉर्ज स्टीफेंसन को। की पॉइंट पे बात करते हैं कि विश्व में रेलवे का जनक जॉर्ज स्टीफेंसन को माना जाता है और उन्होंने 1825 में लोकोमोशन नंबर 1 बनाई और 1830 में रॉकेट नामक इंजन से स्टॉकन और डार्लिंगटन रेलवे का सफलतापूर्वक संचालन किया था, जिससे आधुनिक रेलवे युग की शुरुआत हुई। तो याद में रख लेना है कि जो रेलवे का जनक है वो है जॉर्ज स्टीफेंसन। नेक्स्ट, सबसे छोटी हड्डी मानव शरीर में कहाँ होती है? तो इसका सही जवाब है कान में। मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी जो है वो कान में पाई जाती है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसे अच्छी तरह से याद में रख लेना है। तो की पॉइंट पे बात करते हैं। तो है मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी जो स्टेपिज है, जो मध्य कान यानी मिडल एयर में पाई जाती है। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपिज है जो कि मध्य कान मिडल एयर में पाई जाती है। यह लगभग 3 मिलीमीटर लंबी होती है। याद रखना है, यह जो है वो लगभग 3 मिलीमीटर लंबी होती है और ध्वनि के कंपन को अंदरूनी कान तक पहुंचाने में मदद भी करती है, जिससे हमें सुनाई देता है। तो याद में रख लेना है, मानव शरीर की जो सबसे छोटी हड्डी है वो पाई जाती है कान में, जिसे स्टेपिस कहा जाता है। एक और प्रश्न का उत्तर हमें मिल गया कि उसे स्टेपिस कहते हैं। नेक्स्ट है, भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI की स्थापना कब हुई? तो सही जवाब है 1935 में। भारतीय रिजर्व बैंक की जो स्थापना है वो सन 1935 में हुई। अब पॉइंट पे बात कर लेते हैं। तो भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को। अब यह स्थापना भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934, यह स्थापना जो है वो भारतीय रिजर्व बैंक 1934 के प्रावधानों के अनुसार की गई थी। याद रखना है, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के प्रावधानों के अनुसार की गई थी। भारतीय रिजर्व अधिनियम 1934। फिर शुरुआत में इसका मुख्यालय कोलकाता में था। शुरुआत में इसका जो मुख्यालय था वो कोलकाता में था, जिसे 1937 में स्थायी रूप से मुंबई स्थानांतरित कर दिया गया था। 1937 में स्थायी रूप से इसे मुंबई में स्थानांतरित कर दिया गया था। पहले इसका जो मुख्यालय था वो कोलकाता में था। फिर 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण कर इसे भारत सरकार के स्वामित्व में लाया गया। 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण करके भारत सरकार के स्वामित्व में लाया गया था। नेक्स्ट, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया? तो सही जवाब है ग्राहम बेल ने। टेलीफोन का जो आविष्कार है वो ग्राहम बेल ने किया था। अब की पॉइंट पे बात करते हैं। तो अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने 1876 में टेलीफोन का आविष्कार किया था। कब किया था? 1876 में टेलीफोन का आविष्कार किया गया था ग्राहम बेल के द्वारा। अब पहला कॉल बेल ने यानी ग्राहम बेल ने 10 मार्च 1876 को मिस्टर वॉटसन इधर आइए मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, ये कहा था। पहला कॉल था कि मिस्टर वॉटसन इधर आइए मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। सो ये दोनों पॉइंट को याद में रख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा था? तो इसका सही जवाब है अप्सरा। भारत का पहला परमाणु रिएक्टर था अप्सरा नाम का। सो की पॉइंट पे बात करते गाइस कि भारत का पहला परमाणु रिएक्टर अप्सरा था, जिसे 4 अगस्त 1956 को चालू किया गया था।
पहला रिएक्टर था अप्सरा, जिसे 4 अगस्त 1956 को चालू किया गया था। अब यह भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र परिसर ट्रॉम्बे में स्थित है। यह जो है वो है भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र परिसर ट्रॉम्बे में स्थित है। अब यह एशिया का भी पहला परमाणु रिएक्टर है। अप्सरा जो है वो एशिया का पहला परमाणु रिएक्टर है। इसका उद्घाटन 20 जनवरी 1957 को तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने किया था। इसका जो उद्घाटन है वो 20 जनवरी 1957 को वहाँ तब के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा किया गया था। ये पॉइंट को याद में रख लेना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो वह है MS स्वामीनाथन को। भारत में हरित क्रांति का जो जनक है वो कहा जाता है MS स्वामीनाथन को। अब पॉइंट पे बात करते हैं। भारत में हरित क्रांति का जनक डॉक्टर MS स्वामीनाथन को कहा जाता है। उन्होंने उच्च उपज वाली गेहूं की किस्मों को विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, जिससे भारत में खाद्यान्न उत्पादन में काफ़ी वृद्धि हुई और देश खाद्य आत्मनिर्भर बना। याद में रख लेना है कि भारत में हरित क्रांति का जनक जो है वो डॉक्टर MS स्वामीनाथन है। नेक्स्ट प्रश्न है, हेनसांग भारत किसके शासनकाल में आया था? तो इसका सही जवाब है हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था हेनसांग। याद रखना है, हेनसांग जो है वो हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। तो की पॉइंट पे बात करते कि हेनसांग चीनी यात्री सम्राट हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। अब जो 7वीं शताब्दी ईस्वी में 630 ईस्वी के आसपास भारत आया और लगभग 15 साल तक रहा था। हेनसांग जो है वो चीनी यात्री सम्राट हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था, जो 7वीं शताब्दी ईस्वी 630 ईस्वी के आसपास भारत आया और लगभग 15 सालों तक वो भारत में रहा था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो इसका सही जवाब है 9 दिसंबर 1946 को। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। की पॉइंट पे बात करते हैं कि भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक जो है वो 9 दिसंबर 1946 को संवैधानिक हॉल दिल्ली में हुई थी। कहाँ हुई थी? दिल्ली में हुई थी पहली बैठक संविधान सभा की, वो भी हुई थी 9 दिसंबर 1946 के दिन। अब है कि संविधान सभा में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने अस्थायी रूप से अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला था। जब पहली बैठक हुई थी तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो थे वो स्थायी अध्यक्ष के रूप में उन्होंने इस बैठक की कार्यभार को संभाला था। ये याद में रख लेना है। फिर बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को निर्वाचित करके उन्हें परमानेंट यानी स्थायी रूप से अध्यक्ष बनाया गया संविधान सभा का। नेक्स्ट है कि जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो वो है उत्तराखंड में। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो है वो उत्तराखंड में स्थित है। तो की पॉइंट पे बात करते हैं तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान भारत के उत्तराखंड राज्य के नैनीताल जिले में स्थित है। जिम कॉर्बेट जो है वो उत्तराखंड राज्य के नैनीताल जिले में स्थित है। अब जिम कॉर्बेट हिमालय की तलहटी में और रामगंगा नदी के किनारे फैला हुआ है। जिम कॉर्बेट जो है वो हिमालय की तलहटी में और रामगंगा नदी के किनारे फैला हुआ है और यह भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है जो बाघों के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का पहला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन था? ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, इसे अच्छी तरह से याद में रख लेना है। तो इसका सही जवाब है सुकुमार सेन। भारत का पहला मुख्य चुनाव आयुक्त जो है वो है सुकुमार सेन थे। अब की पॉइंट पे बात कर लेते हैं कि सुकुमार सेन एक भारतीय सिविल सेवक थे जो भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। सुकुमार सेन एक भारतीय सिविल सेवक थे जो कि पहले मुख्य आयुक्त थे। अब 21 मार्च 1950 से 19 दिसंबर 1958 तक सेवारत रहे थे। अब उनके नेतृत्व में चुनाव आयोग ने 1951 और 52 में स्वतंत्र रूप से भारत के पहले 2 आम चुनाव का सफलतापूर्वक संचालन और निरीक्षण किया था। ये पॉइंट को अच्छी तरह से याद में रख लेना है। अब नेक्स्ट प्रश्न है कि सबसे हल्की गैस कौन सी है? तो वो है हाइड्रोजन गैस। सबसे हल्की गैस का नाम है हाइड्रोजन गैस। तो की पॉइंट पे बात करते हैं
तो सबसे हल्की गैस है हाइड्रोजन गैस। सबसे हल्की गैस जो है वो हाइड्रोजन गैस है। इसका परमाणु क्रमांक 1 है। तो यह हवा से भी हल्की होती है और आसानी से जलती है। यह जो हवा से हल्की होती है और आसानी से जलती है। हीलियम भी एक हल्की गैस है, लेकिन हाइड्रोजन से वो भारी होती है। तो ये पॉइंट को अच्छी तरह से याद में रख लेना है कि हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 है। ये भी हमें नया पता चल गया इसमें। नेक्स्ट प्रश्न है, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो वो होता है रिकेट्स नामक रोग। बच्चों में रिकेट्स नामक रोग होता है विटामिन डी की कमी की वजह से। अब की पॉइंट पे हम बात कर लेते हैं कि विटामिन डी की कमी से हड्डियां कमज़ोर, दर्दनाक और भंगुर हो जाती है। बच्चों में रिकेट्स यानी होता है कि हड्डियों का ठीक से विकास न होना, और मांसपेशियों में कमजोरी, थकान, बार बार बीमार पड़ना, इम्यूनिटी खराब, मूड में बदलाव, डिप्रेशन, दांतों की समस्या और हृदय में रोग और मधुमेह का खतरा बढ़ जाता है विटामिन डी की कमी की वजह से। अब नेक्स्ट प्रश्न है कि आदि ग्रंथ का संकलन किस सिख गुरु ने किया था? तो इसका सही जवाब है गुरु अर्जुन देव जी ने। आदि ग्रंथ का संकलन जो है वो गुरु अर्जुन देव जी ने किया था। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अच्छी तरह से इसे याद में रख लेना है। अब गाइस की पॉइंट पे बात करते हैं कि आदि ग्रंथ का संकलन 5वें सिख गुरु, ये भी हमें पता चलेगा कि सिख धर्म के 5वें सिख गुरु थे गुरु अर्जुन देव जी, जिन्होंने 1604 ईस्वी में किया था आदि ग्रंथ का संकलन। अब इसके पहले के सिख गुरुओं तथा और अन्य संतों के भजनों का संकलित किया गया है। आदि ग्रंथ में जो है वो सिख गुरुओं और अन्य जो कि गुरु अर्जुन देव जी के पहले के जो सिख गुरु थे उनका और अन्य संतों के भजनों का संकलित किया गया था आदि ग्रंथ में। और फिर बाद में 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी, अब सिख धर्म के 10वें गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह जी ने इसके बाद में शब्द जोड़कर इसे गुरु ग्रंथ साहिब का अंतिम रूप दिया, जो सिखों का शाश्वत गुरु बना। याद में रख लेना है, बाद में आदि ग्रंथ को गुरु गोविंद सिंह जी ने उसमें और शब्द जोड़कर उसे गुरु ग्रंथ साहिब का अंतिम रूप दिया था। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये सब पॉइंट अच्छे से याद में रख लेना है। नेक्स्ट है कि काकोरी कांड कब हुआ था? तो वो हुआ था 1925 में। काकोरी कांड की जो घटना हुई थी वो हुई थी सन 1925 में। तो की पॉइंट पे बात कर लेते हैं। काकोरी कांड 9 अगस्त 1925 को उत्तर प्रदेश के लखनऊ के पास काकोरी नामक स्थान पर हुआ था। अब काकोरी कांड कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश के लखनऊ में। ये भी हमें नया पता चल गया। अब जहाँ हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के क्रांतिकारियों ने, कौन से क्रांतिकारी थे? हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के क्रांतिकारियों ने ब्रिटिश सरकार का खजाना लूटने के लिए शाहजहांपुर से लखनऊ जा रही 8 डाउन ट्रेन पर हमला किया था। कौन से ट्रेन पर हमला किया था? 8 डाउन ट्रेन पर हमला किया था, जो कि जा रही थी शाहजहांपुर से लखनऊ। अब उनके खजाना लूटने का उद्देश्य ये था ताकि स्वतंत्रता संग्राम के लिए धन जुटाया जा सके। उनके काकोरी कांड का मेन उद्देश्य था धन इकट्ठा करना, ताकि स्वतंत्रता संग्राम के लिए वो काम में आ सके। सो ये पॉइंट को अच्छी तरह से याद में रख लेना है, ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1942 में हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन 1942। अब इसकी की पॉइंट याद रख लेने, एडिशनल इन्फॉर्मेशन और याद में हम रख लेते हैं। अब भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को, याद रखना है, भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को किसने शुरू किया था? महात्मा गांधी द्वारा। ये भी प्रश्न आया है कि भारत छोड़ो आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो वह है महात्मा गांधी जी द्वारा 8 अगस्त 1942 को शुरू किया गया था भारत छोड़ो आंदोलन। अब भारत छोड़ो आंदोलन का नारा क्या था? कि अंग्रेजों भारत छोड़ो, अंग्रेजों भारत छोड़ो था भारत छोड़ो आंदोलन का नारा। और गांधी जी ने इसमें नारा दिया था करो या मरो का। गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन में करो या मरो का नारा दिया था। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो गांधी जी ने। अब किस आंदोलन में दिया गया था? तो हमें पता चल गया कि भारत छोड़ो आंदोलन में ये नारा दिया गया था। अभी क्वेश्चन आएगा तो हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आनंद मठ के लेखक कौन है? तो आनंद मठ के जो लेखक है वो है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। आनंद मठ के जो लेखक है वो है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। अब इसे की पॉइंट से समझ लेते हैं। तो आनंद मठ के जो लेखक है वो है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, जिन्होंने 1882 में बंगाली ऐतिहासिक उपन्यास को लिखा था। जो
आनंद मठ है वो एक बंगाली ऐतिहासिक उपन्यास है जिसे बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा 1882 में लिखा गया था। दूसरा पॉइंट है कि भारत का जो राष्ट्रगीत है वंदे मातरम, ये इसी उपन्यास से लिया गया। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है और इन्फॉर्मेशन है कि आनंद मठ से ही वंदे मातरम, जो कि हमारे भारत देश का राष्ट्रीय गीत है, इसे लिया गया था। ये भी याद रखना है। क्वेश्चन ये भी पूछा गया है कि वंदे मातरम किस उपन्यास से लिया गया है, तो उपन्यास था आनंद मठ से लिया गया है। सभी पॉइंट को याद में रख लेना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही जवाब है पंडित नेहरू। भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, नॉट पंडित नेहरू, वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। याद में रख लेना है, भारतीय संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब की पॉइंट पे याद करते हैं कि 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी और निर्वाचित अध्यक्ष चुना गया। कब चुना गया? 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी यानी परमानेंट और निर्वाचित यानी होता है कि बहुमत से, सबके मंजूरी से उन्हें संविधान सभा का अध्यक्ष चुना गया। अब अंतिम रूप से संविधान बनाने तक वो इस पद पर रहे थे। अंतिम रूप से यानी संविधान बनाने की पूरी प्रक्रिया और उसे पूरा लागू करने तक वो अपने पद पर बने रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो इसका सही जवाब है माउंट एवरेस्ट। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत जो है वो है माउंट एवरेस्ट। इंपॉर्टेंट प्रश्न है गाइस, अच्छी तरह से इसे याद में रख लेना है। माउंट एवरेस्ट है। अब की पॉइंट पे हम इसे याद में रख लेते हैं कि माउंट एवरेस्ट की जो ऊंचाई है वो है 8,848 मीटर। माउंट एवरेस्ट की जो ऊंचाई है वो है 8,848 मीटर। यह नेपाल और चीन यानी तिब्बत की सीमा पर स्थित है। कहाँ पर स्थित है? तो वो नेपाल और चीन जो कि तिब्बत की सीमा पर स्थित है। अब नेपाल में इसे सागरमाथा यानी होता है विश्व की ऊंची देवी। सागरमाथा कहा जाता है इसे नेपाल में, और तिब्बत में चोमोलुंगमा कहा जाता है। तो हमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन में ये पता चला कि नेपाल में माउंट एवरेस्ट को सागरमाथा और तिब्बत में चोमोलुंगमा कहा जाता है। अब इसे पहली बार 1953 में एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नोर्वे ने फतह किया था इसे पहली बार। तो ये भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन मिल गया कि एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नोर्वे थे, इसे पहले व्यक्ति थे वो जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को फतह किया था। तो ये सभी पॉइंट को याद में रख लेना है अच्छी तरह से। नेक्स्ट, गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो गंगा नदी का जो उद्गम स्थल है वो है गंगोत्री में। गंगा नदी का उद्गम स्थल जो है वो गंगोत्री में स्थित है। सो गाइस की पॉइंट पे बात कर लेते हैं। तो गंगा नदी हिमालय के गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। गंगा नदी जो है वो हिमालय के गंगोत्री से निकलती है। वास्तविक उद्गम स्थल को गोमुख कहा जाता है। गंगा नदी की जो वास्तविक का उद्गम है उसे गोमुख कहा जाता है, और यह उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल से होकर बहती है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल यानी ये 4 राज्यों से होकर बहती है। और गंगा नदी जो है वो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। याद रखना है, इसका जो उद्गम है वो गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। वास्तु में इसे गोमुख कहा जाता है, और उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल से होकर यह बहती है और अंत में बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। और एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन जान लेना है कि गंगा नदी जब बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो उसे वहाँ पर पद्मा नाम से जाना जाता है। याद में रखना है, बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा नाम से जाना जाता है। याद में रख लेना है। अगला प्रश्न है, भारत का संविधान कब लागू हुआ? तो इसका सही जवाब है 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू किया गया था। 26 जनवरी 1950 के दिन। सो की पॉइंट से अच्छी तरह समझ लेते हैं कि भारत का जो संविधान है वो 26 नवंबर 1949 को पारित हुआ यानी इसे स्वीकृति मिली संविधान सभा द्वारा। तो यही कारण है कि हम 26 नवंबर के दिन
संविधान दिवस के रूप में भी मनाते हैं। तो ये याद रखना, ये अभी इन्फॉर्मेशन मिल गया कि 26 नवंबर 1949 को पारित हुआ, यानी वो स्वीकृति मिली संविधान सभा द्वारा, जिसलिए हम 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाते हैं। फिर इसे लागू कब किया गया, तो वो 26 जनवरी 1950 को इसे लागू किया गया। 26 जनवरी 1950 को इसे लागू किया गया। अब 26 जनवरी को इसलिए चुना गया क्योंकि 1930 में इसी दिन पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया था। 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया था, इसलिए हम 26 जनवरी को चुना गया संविधान लागू करने के लिए। ये भी याद में रख लेना है। अब इसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अध्यक्षता वाली समिति में तैयार किया गया था। ये भी हमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन मिल गया कि संविधान सभा यानी अध्यक्ष समिति यानी मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। संविधान मसौदा समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट प्रश्न, विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है, तो वह है अंटार्कटिका रेगिस्तान। विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है अंटार्कटिका। अब की पॉइंट जान लेते हैं कि विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है अंटार्कटिका, जो कि एक ठंडा रेगिस्तान है। अंटार्कटिका रेगिस्तान जो है एक ठंडा रेगिस्तान है। यह ठंडा बंजर इलाका 55 लाख वर्ग किलोमीटर के विशाल क्षेत्रफल के साथ दक्षिणी ध्रुव पर फैला हुआ है। कहाँ पर है ये, दक्षिणी ध्रुव पर, जो कि है 55 लाख वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है, जो कि दक्षिणी ध्रुव पर है अंटार्कटिका रेगिस्तान। नेक्स्ट प्रश्न है कि गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था। ये तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसे अच्छी तरह से याद में रख लेना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, इसका सही जवाब है सारनाथ। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश जो दिया था वो सारनाथ में दिया था। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफ़ी बार ये क्वेश्चन रिपीटेड में पूछा गया है, तो इसे अच्छी तरह से याद में रख लेना है। की पॉइंट पे बात करते हैं ताकि कोई भी प्रश्न अगर इससे रिलेटेड आता है तो इसका आंसर आप दे सकते हो। तो गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश जो है उत्तर प्रदेश के बनारस शहर के पास सारनाथ गांव में दिया था। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश उत्तर प्रदेश के बनारस शहर के सारनाथ गांव में दिया था। अब इस उपदेश को धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। ये भी याद में रख लेना है कि गौतम बुद्ध द्वारा दिए गए पहले उपदेश को हम धर्म चक्र प्रवर्तन भी कहते हैं। और गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश जो है वो पाली भाषा में दिया था। ये तीनों पॉइंट अगर याद रखते हो तो आसानी से इस पर आए हुए क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो बुद्ध ने अपना पहला उपदेश जो है वो पाली भाषा में दिया था, ये भी याद में रख लेना है। अब नेक्स्ट प्रश्न है कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, तो सही जवाब है 28 फरवरी के दिन। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी के दिन मनाया जाता है। अब की पॉइंट पे हम बात कर लेते हैं। तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस वैज्ञानिक सर सीवी रमन की खोज रमन प्रभाव की याद में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, सर सीवी रमन की खोज रमन प्रभाव की याद में हम मनाते हैं राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। अब क्यों मनाते हैं, क्योंकि 28 फरवरी 1928 को रमन प्रभाव की खोज की थी। सर सीवी रमन ने 28 फरवरी के दिन रमन प्रभाव की खोज की थी। तो यही कारण है कि 28 फरवरी को हम राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाते हैं। तो यही हमें कई क्वेश्चन के आंसर मिल जाते हैं कि रमन प्रभाव की खोज की थी सर सीवी रमन ने। अब इस खोज के लिए सर सीवी रमन को 1930 में भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ये भी एक बढ़िया पॉइंट है और ये भी हमें एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन मिल गया कि सर सीवी रमन को 1930 में भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अब इस दिन को मनाने की घोषणा भारत सरकार ने 1986 में की थी। याद रखना है कि 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाना है, इसकी घोषणा भारत सरकार ने 1986 को की थी। तो ये सभी पॉइंट को याद में रख लेना है। अगर ये सभी पॉइंट याद में रहते हैं तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस पर पूछे गए कोई भी क्वेश्चन आप आसानी से हल कर सकते हो। नेक्स्ट है कि जैनियों के पहले तीर्थकर कौन थे, तो वो थे ऋषभ देव। जैनियों के पहले तीर्थकर थे ऋषभ देव, याद में रख लेना है। या तो फिर संस्थापक भी कहे जैन धर्म का तो वो थे ऋषभ देव। तो जैन धर्म के पहले तीर्थकर थे भगवान ऋषभ देव, जिन्हें आदिनाथ भी कहा जाता है। याद रखना है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन हमें मिल गया है कि पहले तीर्थकर थे ऋषभ देव और आदिनाथ भी उन्हें कहा जाता है। अब भगवान ऋषभ देव की माताजी का नाम था मरुदेवी और भगवान ऋषभ देव भारत के चक्रवर्ती सम्राट भरत के पिता थे। ऋषभ देव भारत के चक्रवर्ती सम्राट भरत के पिता थे और भगवान ऋषभ देव को अष्टापद के मोक्ष की प्राप्ति हुई थी और इन्हें जैन धर्म का संस्थापक भी कहा जाता है। ऋषभ देव को इन्होंने जैन धर्म की स्थापना की थी। नेक्स्ट प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग कौन सा है,
तो युग था गुप्त। गुप्त काल में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। तो की पॉइंट जान लेते हैं, यानी एडिशनल इन्फॉर्मेशन इसका, कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्त साम्राज्य के सम्राट कुमार गुप्त प्रथम ने 5वीं शताब्दी में की थी। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? 5वीं शताब्दी में गुप्त सम्राट के द्वारा हुई थी, कुमार गुप्त प्रथम। अब यह बिहार के नालंदा जिले में स्थित था, इसीलिए इसे नालंदा विश्वविद्यालय कहा जाता था। यह जो था वो बिहार के नालंदा जिले में था, इसलिए इसे नालंदा विश्वविद्यालय कहा जाता था। यह प्राचीन भारत का एक प्रसिद्ध और प्रतिष्ठित शिक्षा केंद्र था। ये तीनों पॉइंट को याद में रख लेना है अच्छी तरह से। अब अगला पॉइंट है कि गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की थी वो थे चंद्रगुप्त द्वितीय। गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की थी वो थे चंद्रगुप्त द्वितीय। सो की पॉइंट पे बात कर लेते हैं। गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसे विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन मिल गया कि गुप्त शासन में जो चंद्रगुप्त द्वितीय था उन्हें विक्रमादित्य नाम से भी जाना जाता है, उन्हें विक्रमादित्य भी कहा जाता है। तो गुप्त साम्राज्य के महान शासकों में से एक थे जिन्होंने 380 ई से 415 ई तक शासन किया था। उन्होंने शकों पर विजय प्राप्त करने के बाद विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। याद में रखना है, उन्होंने शकों पर विजय प्राप्त करने के बाद विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल को गुप्त साम्राज्य का स्वर्ण युग माना जाता है। ये याद रखना है, विक्रमादित्य के शासनकाल को गुप्त साम्राज्य का स्वर्ण युग माना जाता है। अब अगला प्रश्न है, कामाख्या मंदिर भारत के किस आधुनिक राज्य में स्थित है? तो वो स्थित है असम राज्य में। कामाख्या मंदिर जो है वो भारत के असम राज्य में स्थित है। सो की पॉइंट पे बात कर लेते हैं। तो कामाख्या मंदिर भारत के असम राज्य में स्थित है, जो गुवाहाटी शहर के पास नीचांचल पर्वत पर है। कामाख्या मंदिर भारत के असम राज्य में है, जो कि गुवाहाटी शहर के पास नीलाचल पर्वत पर स्थित है कामाख्या मंदिर। और ऐसा माना जाता है कि ये कामाख्या मंदिर में यानी नीलाचल पर्वत में देवी सती की योनि इस स्थान पर गिरी थी, इसलिए इसे कामाख्या मंदिर कहा जाता है कि देवी सती की योनि गिरी थी इस स्थान पर। और कामाख्या मंदिर तांत्रिक प्रथाओं के सबसे पुराने और सबसे प्रतिष्ठित क्षेत्रों में से एक है। कामाख्या मंदिर जो है वो तांत्रिक प्रथाओं के सबसे पुराने और सबसे प्रतिष्ठित केंद्रों में से एक है। अगला प्रश्न है कि भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक किसे माना जाता है? तो इसका सही जवाब है डॉक्टर विक्रम साराभाई को हम भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक मानते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे अच्छी तरह से याद में रख लेना है। सो अब की पॉइंट की ओर ध्यान देते हैं कि भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक डॉक्टर विक्रम अम्बालाल साराभाई को माना जाता है। डॉक्टर विक्रम अम्बालाल साराभाई को हम कहते हैं अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक। तो इन्होंने ही 1969 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की स्थापना की थी, यानी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान यानी होता है इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। अब वे भारतीय राष्ट्रीय समिति के पहले अध्यक्ष थे। वे भारतीय राष्ट्रीय समिति के पहले अध्यक्ष थे और उन्होंने भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला PRL की स्थापना की थी। तो ये सभी चारों पॉइंट को याद में रख लेना है। अब नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत के किस शहर में इसरो का मुख्यालय स्थित है? तो इसका सही जवाब है बेंगलुरु में। भारत के बेंगलुरु शहर में इसरो का मुख्यालय स्थित है। सब की पॉइंट जान लेते हैं कि की पॉइंट कहता है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु में स्थित है, जो कि अंतरिक्ष भवन में है, जो अंतरिक्ष भवन में है बेंगलुरु में। अब इसरो की जो स्थापना है वो 15 अगस्त 1969 को हुई थी। ये याद रखना है कि इसरो की जो स्थापना है वो 15 अगस्त 1969 को हुई थी। ये एक नया पॉइंट हमें मिल गया कि इसरो की स्थापना कब हुई थी, तो 15 अगस्त 1969 को। अब इसरो की जो स्थापना के पहले इसका नाम था इनकोस्पार। इनकोस्पार था इसके स्थापना के पहले, इसरो के स्थापना के पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत रत्न सर्वप्रथम किस खिलाड़ी को प्रदान किया गया? तो इसका सही जवाब है सचिन तेंदुलकर को। सचिन तेंदुलकर पहले खिलाड़ी थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। सो अब की पॉइंट पे बात करते हैं कि भारत रत्न पुरस्कार पाने वाले पहले खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर है, जो कि क्रिकेट खेल से संबंधित है। अब उन्हें कब मिला था? तो ये 2014 में। ये याद रखना है कि 2014 में भारत रत्न मिला था सचिन तेंदुलकर को।
ये भी क्वेश्चन आया हुआ है कि भारत रत्न कब मिला था, तो वो है 2014 में। अब सचिन तेंदुलकर को गॉड ऑफ क्रिकेट के नाम से भी जाना जाता है। गॉड ऑफ क्रिकेट के नाम से सचिन तेंदुलकर को जाना जाता है, जो कि क्रिकेट से संबंधित है। अब भारत रत्न भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान पुरस्कार है। भारत रत्न जो है वो भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान पुरस्कार है। अगला प्रश्न है कि अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी, तो वो थी कल्पना चावला। अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला थी कल्पना चावला। इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, अच्छी तरह से याद में इसे रख लेना है। सो की पॉइंट पे बात करते हैं कि कल्पना चावला अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला थी। वह भारतीय अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री थी। कल्पना चावला जो थी वो भारतीय अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री थी और पहली महिला थी भारतीय महिला। अब साल 1997 में कल्पना ने अंतरिक्ष शटल कोलंबिया से उड़ान भरी थी। याद रखना है कब, 1997 में कल्पना ने अंतरिक्ष शटल कोलंबिया से उड़ान भरी थी। साल 2003 में अंतरिक्ष यान कोलंबिया पृथ्वी के वायुमंडल में दोबारा प्रवेश करते समय टूट गया था। इस दुर्घटना में कल्पना चावला समेत सभी 7 चालक दल मारे गए थे। याद में रखना है, जब वह कोलंबिया दोबारा पृथ्वी पर प्रवेश कर रहा था, यानी हमारे वायुमंडल पर प्रवेश कर रहा था, तब उनका अंतरिक्ष यान टूट गया था, जिस वजह से कल्पना चावला समेत उनके 7 चालक दल थे वो मारे गए थे। नेक्स्ट प्रश्न, कलिंग का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया, तो वो था 261 ईसा पूर्व। कलिंग का जो युद्ध है वो 261 ईसा पूर्व लड़ा गया था। की पॉइंट देख लेते हैं कि कलिंग युद्ध 261 ईसा पूर्व लड़ा गया था और युद्ध जो है मौर्य सम्राट अशोक और कलिंग राज्यों के बीच में लड़ा गया था। युद्ध जो है वो सम्राट अशोक और कलिंग राज्य के बीच में लड़ा गया था। इस युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया और शांति और अहिंसा का संदेश फैलाया था। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि सम्राट अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म को अपनाया था, तो वो कलिंग युद्ध के बाद में उसने अपनाया था। तो ये सभी पॉइंट अगर आपको याद में रहते हैं तो आप कोई भी क्वेश्चन के आंसर को आसानी से आंसर दे सकते हो, किसी भी क्वेश्चन का कलिंग के युद्ध से संबंधित का। अगला प्रश्न है कि भारत के पहले साहित्य के नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे, तो वो थे रविंद्रनाथ टैगोर। भारत के पहले साहित्य के नोबेल पुरस्कार विजेता थे रविंद्रनाथ टैगोर। अब भारत के पहले साहित्य नोबेल पुरस्कार विजेता थे रविंद्रनाथ टैगोर। अब रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 में उनकी कृति गीतांजलि के लिए यह पुरस्कार मिला था। अब हमें एक और इन्फॉर्मेशन मिल गया कि रविंद्रनाथ टैगोर ने गीतांजलि पुस्तक लिखी है, जिसके लिए उन्हें 1913 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अब रविंद्रनाथ टैगोर जो थे वो नोबेल पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय नागरिक थे और पहले एशियाई भी थे। रविंद्रनाथ टैगोर जो थे वो नोबेल पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय नागरिक थे और पहले एशियाई भी थे। अब अगला प्रश्न है कि लोनार झील किस राज्य में स्थित है, तो सही जवाब है यह महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। लोनार झील जो है वो महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। अब इसका एडिशनल पॉइंट देख लेते हैं, यानी एडिशनल इन्फॉर्मेशन कि लोनार झील महाराष्ट्र के बुल्डाना जिले में स्थित है। लोनार झील जो है महाराष्ट्र के बुल्डाना जिले में है। अब यह एक खारे पानी की झील है। लोनार झील जो है खारे पानी की झील है। अब यह भारत का एक राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक विरासत स्मारक भी है और यह उल्कापिंड के टकराने से बनी है। जो लोनार झील है वो उल्कापिंड के टकराने से बनी हुई है। भारत में एकमात्र झील है वो जो उल्कापिंड के टकराने से बनी हुई है। ये भी पॉइंट याद में रख लेना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है, तो वो स्थित है जेनेवा शहर में। विश्व स्वास्थ्य संगठन का जो मुख्यालय है वो है जेनेवा में। पॉइंट से याद रख लेते हैं कि विश्व स्वास्थ्य संगठन का जो मुख्यालय है वो जेनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। इस संस्था की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को की गई थी। यही कारण है कि 7 अप्रैल को हम विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में भी मनाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि प्रतिवर्ष 7 अप्रैल को हम विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में भी मनाते हैं। तो यही इसी पॉइंट से हमें, इसी क्वेश्चन से हमें अलग अलग इन्फॉर्मेशन मिल गया कि जो विश्व स्वास्थ्य संगठन है उसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। तो यही कारण है कि 7 अप्रैल को हम विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में भी मनाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है गिद्दा नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है, तो वो है पंजाब राज्य से। गिद्दा नृत्य जो है वो पंजाब राज्य से संबंधित है। तो अब हम एडिशनल इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं इसका।
तो वो है गिद्दा नृत्य शैली पंजाब राज्य से संबंधित है और भारत और पाकिस्तान की पंजाब क्षेत्र द्वारा महिलाओं द्वारा किया जाता है। भारत और पाकिस्तान के पंजाब क्षेत्र में महिलाओं द्वारा ये गिद्दा नृत्य किया जाता है और गिद्दा नृत्य में मुख्य रूप से महिलाएं भाग लेती है जो ताली बजाती और पारंपरिक लोकगीतों को गाती है। ये याद में अच्छी तरह से रख लेना है कि गिद्दा नृत्य जो है वो प्रमुख रूप से महिलाएं भाग लेती है, यानी गिद्दा नृत्य को केवल महिलाएं ही करती है। ये भी याद रखना है गिद्दा नृत्य के बारे में। तो ये तीनों पॉइंट याद में रख ले, फिर कोई भी प्रश्न आ जाए आसानी से हल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दूध के घनत्व किसके द्वारा मापा जाता है? तो वो मापा जाता है लैक्टोमीटर के द्वारा। दूध के घनत्व को लैक्टोमीटर के द्वारा मापा जाता है। की पॉइंट पे बात करते हैं तो दूध के घनत्व को लैक्टोमीटर नामक उपकरण से मापा जाता है। लैक्टोमीटर से मापा जाता है दूध के घनत्व को, यानी उसकी डेंसिटी को। अब लैक्टोमीटर एक ऐसा उपकरण है जो दूध के घनत्व, यानी घनत्व बोले तो उसका मलाईदारपन को मापकर क्रीम की मात्रा का अनुमान लगाता है। यही मतलब यह कार्य है लैक्टोमीटर का कि वह दूध के घनत्व को मापकर क्रीम की मात्रा का अनुमान लगाता है। अब लैक्टोमीटर का उपयोग दूध की शुद्धता को जांच करने के लिए होता है। लैक्टोमीटर का उपयोग हम दूध की शुद्धता को मापने के लिए भी करते हैं। ये भी हमें एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन मिल गया। ये सभी पॉइंट को याद में रख लें। अब नेक्स्ट प्रश्न है कि गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? तो सही जवाब है विश्वामित्र ने। गायत्री मंत्र की जो रचना है वो विश्वामित्र द्वारा की गई थी। तो की पॉइंट देख लेते हैं कि विश्वामित्र गायत्री मंत्र के रचनाकार है। विश्वामित्र जो है वो गायत्री मंत्र के रचनाकार है। गायत्री मंत्र पहली बार ऋग्वेद में दिखाई दिया। अब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट याद में रखने वाली चीज़ है कि गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है, तो वह है ऋग्वेद से। गायत्री मंत्र का जिक्र है ऋग्वेद में। क्वेश्चन ये भी आया है। अब इसे सावित्री मंत्र के रूप में भी जाना जाता है। अब गायत्री मंत्र को हम सावित्री मंत्र के रूप में भी जानते हैं। अब वशिष्ठ ने इस भजन की रचना की जो अग्नि, इंद्र और अन्य देवताओं को समर्पित है। तो ये चारों पॉइंट को अच्छी तरह से गाइस याद में रख लेना है। अब नेक्स्ट है अमृतसर स्थित स्वर्ण मंदिर किसने बनाया? तो सही जवाब है गुरु अर्जुन देव जी ने बनाया। अमृतसर स्थित स्वर्ण मंदिर जो है वो गुरु अर्जुन देव जी ने बनाया। अब की पॉइंट यानी एडिशनल इन्फॉर्मेशन पे बात कर लेते हैं कि अमृतसर के स्वर्ण मंदिर या हरमिंदर साहिब, ये इन्फॉर्मेशन हमें मिल गया कि स्वर्ण मंदिर को हम हरमिंदर साहिब भी कहते हैं। स्वर्ण मंदिर को हम हरमिंदर साहिब भी कहते हैं, जो कि सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव जी ने बनाया था। सिखों के 5वें गुरु थे गुरु अर्जुन देव जी। अब इस मंदिर का निर्माण 1604 में पूरा हुआ। हरमिंदर साहिब या स्वर्ण मंदिर का जो निर्माण है वो पूरा हुआ था 1604 में। अब इस मंदिर की नींव रखने का काम लाहौर के सूफी संत शाही मियाँ मीर ने किया था। इसकी जो नींव रखी थी सूफी संत शाही मियाँ मीर ने किया था। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अच्छी तरह से याद में से रख लेना है। तो ये तीनों पॉइंट को याद में रख लेना है। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हमने ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे, वो भी डिटेल में, ताकि हमें एक क्वेश्चन के साथ और भी उसके आंसर मिल जाए, यानी डिटेल में उसका एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी जान लिया, ताकि कोई भी क्वेश्चन आए तो हम आसानी से पेपर में उसे हल कर सकते हैं। सो गाइज, मिलता हूँ ऐसे ही और नए जीके क्वेश्चंस के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए चैनल के साथ बने रहे, वीडियोस को देखते रहे और इसी तरह से डेप्थ में प्रैक्टिस करते रहे, क्योंकि क्वेश्चन कोई भी है आप आसानी से उसे हल कर सकते हो। सो मिलता हूँ अगले वीडियो में इसी तरह से नए क्वेश्चन के साथ में।